हेलो फ्रेंड्स, કેમ છો? મજામાં? फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लिविंग वर्ल्ड के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से अंदर। इसकी स्टेटमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, तो वही आज हम करने वाले हैं। इस स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेटमेंट को कवर करते चलते हैं और यहाँ से आपके सारी एनसीईआरटी भी रिवाइज हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कितना स्टेटमेंट्स आपको करेक्टली पता है और कितनी नई स्टेटमेंट्स आपको एनसीईआरटी में मिली और कितना ध्यान से आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है। लेट्स फाइंड आउट। सो हमारे पास यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है, देखिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने को क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए हम बोल रहे हैं इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ये ट्विन कैरेक्टर्स है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आप देखोगे जब भी कोई सेल है वो साइज में इंक्रीज करता है, तो मतलब वो क्या कर रहा है? मास में इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, जब कोई सेल डिवाइड करता है, दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, तब अपने बोलते हैं उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म में अपने बोलते हैं ग्रोथ हो रही है, पर यह स्टेटमेंट ट्रू है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब नंबर इंक्रीज करता है तो विद इन बॉडी सेल्स ऐड होते हैं, नया इंडिविजुअल नहीं बन जाता सेल की डिवाइड करने से। पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमेशा आप देखोगे चाहे वो साइज इंक्रीज कर रहा है चाहे वो नंबर इंक्रीज कर रहा है, दोनों ही हमने बोलते हैं ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। उनके ओरिजिन के बेस पे उनको लैटिनाइज किया जाता है या लैटिन से ड्राइव किया जाता है। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है ये स्टेटमेंट? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अपने नहीं कहते, हम बोलते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी बायोलॉजिकल नेम, या तो आप चाहे उसको लैटिनाइज कर रहे हो या लैटिन से ड्राइव कर रहे हो, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, टू इंडिकेट लैटिन ओरिजिन बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम। बोथ द वर्ड्स मतलब कौन कौन से हो गए? जीनस एंड स्पीसीज आर सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। बोल रहा है जब हैंड रिटन या इटैलिक्स में कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे अगर मैं लिख देता हूं मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है, इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है और अगर प्रिंटेड फॉर्म में इटैलिक्स में। ये क्या शो करता है? इनका लैटिन ओरिजिन शो करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है? इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन बट नॉट इन एनिमल्स। बोल रहा है प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लगातार थ्रू आउट द लाइफ चलती है, जबकि एनिमल्स में नहीं चलती। क्या ये स्टेटमेंट सही? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ चलती है पर एनिमल्स में नहीं। पर अगर हमें ये स्टेटमेंट बोला जाता है सेल डिवीजन अकर्स इन एनिमल्स, सेल डिवीजन अकर्स इन एनिमल्स throughout life, then it will be correct for animals। क्यों करेक्ट है? क्योंकि सेल डिवीजन तो इंसान में हो ही रहा है, चाहे वो मैच्योर हो गया या फिर ओल्ड हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर रिपेयर होते रहते हैं, आरबीसी नहीं बनती रहती है, ये सेल्स जो है रिप्लेस होते रहते हैं। जैसे गट की लाइनिंग्स के हो गए या फिर ब्लड सेल्स हो गए, ये लगातार रिप्लेस होते रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि एनिमल्स के लिए अपने बोलेंगे सेल डिवीजन अकर्स इन एनिमल थ्रू आउट लाइफ, और प्लांट्स के लिए अपने दोनों बोल सकते हैं, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन बोल लो, चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ग्रोथ इन प्लांट्स अकर थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो बोल रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। तो अपने देखते हैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड करता है, आगे नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। तो अपने बोलते हैं यस, ग्रोथ हम सिग्निफाई करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन से होता है। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास बोल रहा है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। देखो, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं तो वहां पे दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, दोनों ही न्यू इंडिविजुअल्स को सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही डिवाइड किया वैसे ही वो क्या कर गया, रिप्रोड्यूस भी कर गया, क्योंकि नया इंडिविजुअल फॉर्म हुआ है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक्सक्लूसिव ना होके क्या है, इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। यूनिसेलुलर के लिए इंक्लूसिव है, दोनों साथ में ही हो जाते हैं, तो अपने बोल रहे हैं इंक्लूसिव है। मल्टी सेलुलर में दोनों अलग अलग इवेंट्स है, इसलिए एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। द फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फंजाई और फिलामेंटस एल्गी जैसे अपने बोल सकते हैं स्पाइर वगैरह, है ना। तो ये बोल रहा है इजिली मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन के जरिए, तो ये करेक्ट है, दोनों करते हैं। उसके बाद बोल रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो। मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के बाहर, इन विट्रो मतलब लैब कंडीशंस में आप कह सकते हो कि शो नहीं कर सकते, बोल रहा है। क्या सही बोल रहा है कि लैब कंडीशन में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को नहीं शो कर सकते? तो ये स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स होगा। क्यों? देखो, मेटाबॉलिक वर्ड अपने किसके लिए यूज करते हैं, जब कोई रिएक्शन लिविंग बॉडी के अंदर हो रही हो। तो अगर कोई रिएक्शन लिविंग बॉडी में हो रही है तो अपने उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बॉडी में रिएक्शन हुई उसको बॉडी के बाहर इन विट्रो हम शो नहीं कर सकते। हम उसको बॉडी के बाहर लैब कंडीशन के अंदर भी शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम उसको लिविंग रिएक्शन बोलना शुरू कर देते हैं। तो अपने को ध्यान रखना, मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम बॉडी के बाहर भी शो कर सकते हैं। ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, इसके ऊपर आया हुआ क्वेश्चन, तो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है फोटो पीरियड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने बोलेंगे ट्रू है। यस, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है, प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग कर रहा है ना। एनिमल्स भी दिन के टाइम पे या रात के टाइम पे, डार्क में या लाइट की प्रेजेंस में कब रिप्रोड्यूस करना वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो फोटो पीरियड अफेक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। बोकी बोल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेली। बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टीज है सेलुलर ऑर्गेनेल्स की, उसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। कोई भी प्रॉपर्टी जो है सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कोई भी प्रॉपर्टी जो है सेलुलर ऑर्गेनेल्स की, वो उसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि उनके इंटरेक्शन से डेवलप होती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज जो है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि उनके इंटरेक्शन से डेवलप होती है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू अ वेरिंग डिग्री। बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से लिंक्ड है किसी ना किसी तरीके से, उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल शेयर हो रहा है, पर अलग अलग डिग्री में। करेक्ट है? जैसे अपने बोलते हैं अगर ह्यूमन का आप जेनेटिक मटेरियल किसी से भी मैच करोगे तो कुछ परसेंटेज उसका मैच करेगा, पर हर किसी से सारा का सारा मैच नहीं करेगा।
तो अपने बोलते हैं एप्स के साथ सबसे ज्यादा मैच करेगा, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ देखोगे वहां पे भी कुछ ना कुछ हिस्सा उसका मैच जरूर करेगा, सारा का सारा मैच ना करके। क्लियर? ओके। नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। अगर ऑर्गेनिज्म सही तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा तभी नोमेनक्लेचर पॉसिबल है। दिस इज ट्रू, राइट? ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ऑथर का जो नाम है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है, ठीक है? एंड इज सेपरेटली अंडरलाइंड एंड रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। यस, इट इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म इन रोमन, ठीक है, पर उसको सेपरेटली अंडरलाइन नहीं किया जाता, ठीक है ना? स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा, ये करेक्ट है, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, रोमन में लिखा जाता है, पर सेपरेटली उसको अंडरलाइन नहीं करते, ठीक है, ना ही उसको इटैलिक्स में करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ओवरऑल क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, आजकल ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको खासकर इन स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना है और करना है। ये स्टेटमेंट स्पेशली आपके लिए लेके भी इसलिए आया हूं ताकि आप बड़े इजीली ये सारे अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। नेक्स्ट अपने बोल रहे हैं, इन केस ऑफ प्लांट्स classes with a few similar characters are assigned to a higher category called phylum। तो प्लांट्स के केस में क्लासेस जिसके अंदर कुछ एक सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक हायर कैटेगरी फाइलम में रखा जाता है। ये स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को अपने फाइलम में नहीं रखते, प्लांट्स को अपने डिवीजन में रखते हैं, ठीक है। और ये बात सही है कि फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, क्योंकि जैसे जैसे अपने अपर जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटी डिक्रीज होती जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे फ्यू सिमिलर कैरेक्टर बोला गया है, तो ये चीज सही। क्लियर? ओके। एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहले आप ये समझिए टैक्सा क्या है। टैक्सा हमने वर्ड यूज करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई ग्रुप है तो उसके लिए अपने यूज करते हैं वर्ड टैक्सा। जैसे एनिमल्स एक ग्रुप है, मैमल्स एक ग्रुप है, डॉग एक ग्रुप है, ठीक है। और कैटेगरी वर्ड अपने किसके लिए यूज करते हैं? जब अपने उसको कुछ रैंक दे देते हैं। जैसे एनिमल्स को अगर कोई रैंक देनी है तो वो रैंक क्या हो जाएगी? एनिमेलिया, ठीक है। मैमल्स को देनी है तो ममेलिया, तो ममेलिया क्या हो गया? क्लास के अंदर रख दिया, ठीक है। ये क्लास क्या है? उसकी रैंक है, ठीक है। तो जब कैटेगरी की बात करते हैं तो रैंक, तो अलग अलग लेवल्स पे मतलब अलग अलग कैटेगरी में आएंगे। एनिमेलिया किंगडम हो गया, मैमल क्लास हो गए, ऐसे इनको अलग अलग लेवल्स में रखा जा रहा है। तो इसका मतलब 15 नंबर स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो गई? ट्रू, राइट? ओके। बोल रहा है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो सबसे अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन था वो यूजेस के बेस पे था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, देखो अर्लीस्ट जो मैन था उसने कैसे क्लासिफाई किया था कि कौन सा प्लांट हमें क्या काम आ रहा है। जैसे कुछ प्लांट जो है उससे स्पाइसेस मिल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे मेडिसिन मिल रही है, तो उनको उसी हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूजेस के बेस पे था। 17 नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो ये तीनों जो कैटेगरी है ये अपने बोल रहे हैं नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, while order and other higher taxonomic categories are identified based on aggregates of characters। बाकी ऑर्डर और जो हायर कैटेगरीज है उनको अपने एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या होगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि देखो जैसे अपने जीनस, स्पीसीज, फैमिलीज, इनके अंदर सिमिलैरिटी फिर भी ज्यादा होती है, तो अपने कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी के बेस पे कर सकते हैं। पर जैसे जैसे अपने ऊपर जाते जाते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं, तो उन कैरेक्टर्स का एग्रीगेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसके बेस पे अपने वो कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी, तो कैरेक्टर्स को एग्रीगेट करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू है। सब स्टेटमेंट एनसीईआरटी की है, आपको मिलेगा। टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स
categories are distinct biological identities and are merely morphological aggregate। बोल रहा है टैक्सोनॉमी ग्रुप या कैटेगरी जो है वो अलग अलग बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है और वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स है, मतलब बाहर के जो फीचर्स है उसका, मतलब बाहर के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया। पर ये गलत है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे नहीं करते। यहां पे आएगा नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, और फीचर्स को भी देखा जाता है, इंटरनल फैक्टर्स को भी देखा जाता है बहुत सारे, तो नॉट मेयरली आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। उसके बाद अपने पास एक स्टेटमेंट है, ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। एक जीनस के अंदर एक या उससे ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, करेक्ट है, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है, ये भी करेक्ट है। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, पर उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज हो सकती है। यस करेक्ट है कि दो अलग अलग स्पीसीज के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, है ना। तो करेक्ट, ठीक है, ट्रू होगा। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। बोल रहा है कि एक स्पीसीज को आप दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। हाँ कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे, ये भी ट्रू है। देखो ऊपर वाला और ये स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रैरी सा प्रतीत हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो स्टेटमेंट है उसमें बोल रहा है कि एक जीनस के अंदर जो अलग अलग स्पीसीज है क्या उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज हो सकती है, तो यस उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी हो सकती है ना। ऐसा हो सकता है कि जो दो अलग अलग स्पीसीज के अंदर है पर दोनों के अंदर अल्टरनेट लीव्स मिल रहे हैं, हो सकता है दोनों के अंदर पैरेलल वेरिएशन मिल रहा है, तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकली अगर अपने देखें तो भाई दोनों के अंदर ये सिमिलरिटीज आ गई ना। पर अपने बोल रहे हैं कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनको मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। यस ये भी करेक्ट है कि उनको मॉर्फोलॉजिकली अगर कुछ डिफरेंट है उसके अंदर तो उसके बेस पे उनको डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना। ओके, अ जीनस हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। एक बोल रहे हैं कि एक जीनस के अंदर ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं कोई दूसरी स्पीसीज के जनरा से। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक जीनस के अंदर जो स्पीसीज आती है उनके बीच में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे अगर आप उसको दूसरे किसी जनरा के स्पीसीज के साथ कंपेयर करोगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू। ओके, फिर उसके बाद अपने को क्या बोल रहा है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। के फैमिलीज को अपने कैरेक्टराइज कर सकते हैं वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे, पर ये स्टेटमेंट गलत होगा। फ्लोरल फीचर्स के बेस पे नहीं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेस पे अपने करेंगे। अब देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना होगा हर प्लांट के अंदर फ्लावर डेवलप नहीं होता, है ना। और रिप्रोडक्टिव फीचर की जब बात करते हैं तो फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव अपने बोलते हैं पार्ट्स हैं वो कौन से, स्टेमन और कार्पल है, राइट। तो हर एक प्लांट को आप सिर्फ फ्लोरल फीचर्स के बेस पे नहीं देख सकते, और एनसीईआरटी ने यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फीचर बोला है तो आपको यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ही करना है, दोनों को सिमिलर समझ के नहीं चलना है, ठीक है ना। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स अपने एडवांस वाले प्लांट स्पीसीज के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो जब अपने को ऑर्डर के लिए देखना होता है तो वहां पे अपने फ्लोरल फीचर्स देखते हैं, पर फैमिली के लिए अपने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर देखते हैं। उसके बाद अपने को बोल रहा है Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order Polynomials only based on the floral characters। तो Convolvulaceae और Solanaceae ये दोनों ही हम कहेंगे ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर आता है। यस दिस इज करेक्ट, दोनों ही ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर आते हैं और फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे आते हैं, ये भी करेक्ट है। पर ओनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, ये क्या हो जाएगा, गलत। आप बोलोगे मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे आता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स है, और ये ऊपर वाला भी क्या था, फॉल्स था, राइट। ओके, उसके बाद अपने को क्या बोल रहा है,
हायर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर। बोल रहे जितना ऊपर टैक्सा होगा, मतलब किंगडम की तरफ जाओगे, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जब जाओगे तो मोर कैरेक्टर्स उसके अंदर ऐसे आएंगे जो विद इन टैक्सोन शेयर करेंगे, एक टैक्सोन के अंदर ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स आएंगे। पर ये तो गलत हो गया, सिमिलैरिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। तो अपने ऐसा कह सकते हैं, हायर की जगह यहां पे लोअर लगा दो। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सोन शेयर। तो उतने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स आते जाएंगे जितना आप नीचे जाओगे, लोअर जाओगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है पिटूनिया एंड मेंजीफेरा शेयर कॉमन ऑर्डर। पिटूनिया और मेंजीफेरा बोल रहा है कि कॉमन ऑर्डर के अंदर आते हैं, पर ऐसा नहीं है, फॉल्स इसका स्टेटमेंट होगा। क्योंकि आप देखोगे यहां पे मेंजीफेरा जो है वो ऑर्डर स्पिंडेल्स के अंदर आता है, जबकि पिटूनिया जो है वो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर आता है, और ये दोनों एक कॉमन क्लास डाइकोटिलिडन के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब ये कॉमन क्लास शेयर कर रहे हैं, ना कि ऑर्डर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, राइट। उसके बाद बोल रहे हैं टाइगर कैट गिबन बिलोंग टू कॉमन ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा से बिलोंग कर रहे हैं बोल रहे हैं। अब देखो टाइगर और कैट तो सही बोल रहा है, कार्निवोरा से बिलोंग करता है, पर जो गिबन है, गिबन, मंकी एंड गोरिल्ला, ये तीनों जो है प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर। उसके बाद अपने को क्या बोला जा रहा है, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी। ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। वो फैमिलीज का असेंबलेज है विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जिसके अंदर कुछ एक सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि फैमिलीज के ऊपर ऑर्डर आता है, एक हायर कैटेगरी में जा रहे हैं, और कुछ एक सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे हम उसके अंदर सिमिलर ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, ट्रू होगा स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या है, जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटेनिकल गार्डन्स आर एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी फॉर लाइव स्पेसिमेन। यस, लाइव मतलब जिंदा स्पेसिमेंस के लिए रखा जाता है। ठीक है, एक्स सिटू बोल रहे हैं, एक्स सिटू मतलब ऑफ साइट। ऑफ साइट का मतलब क्या हो गया, जहां वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं वहां से किसी दूसरी जगह पे ले जाके उसको कंजर्व किया जाता है, जैसे कि जू के अंदर कर सकते हैं, है ना, या बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू है, राइट, करेक्ट, बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है नो स्पेशल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस इन म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर स्पेसिमेन को कलेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, हमें स्पेशल टेक्निक्स का रिक्वायरमेंट रहता है। नो नहीं आएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे सीधा कलेक्ट करके रख दे, एक पर्टिकुलर टेक्निक को यूज किया जाता है उसको प्रिजर्व या कंजर्व करने के लिए, दोनों म्यूजियम के लिए भी और हर्बेरियम के लिए भी। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सली इवॉल्व्ड अंडर इंटरनेशनल कोड। तो इंटरनेशनल कोड्स बनाए गए हैं जिसके अंदर अपने बोलते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ट्रू है, तो सही बोल रहा है। ठीक है, जब भी अपने किसी टैक्सोनॉमी के तहत देखते हैं तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, वो सब बने हुए हैं जिसके तहत ही ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई, नेम और क्लासिफाई किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। होपफुली आपको ये सारी जो स्टेटमेंट्स है अच्छी लगी होगी। आपने एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं इसको हो सकता है मिस कर दिया हो, या फिर आप उसको पहचान ना पाए हो, आपसे स्किप हो गया हो, और होपफुली आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। पर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, क्या चीज आप चाहते हो मैं कवर अप करूं जल्दी से जल्दी, आप जरूर कमेंट बॉक्स पे मेरे को लिख के बताइए। और आपके रिव्यूज हमेशा वेलकम है, आप अपने रिव्यूज देते रहिए। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।